अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो बेटे? सबको आवाज क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? अगर नहीं है देन रेज योर हैंड्स। हाँ मैम। प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। अबू जरा आसिफ, ठीक है। बाकी सब स्टूडेंट को भी क्लियर है? ओके बेटा जी, ठीक है, क्लियर है। ठीक है कोई? हाँ जी हामिद जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जी आपसे क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मैम हमने ये इन्वेंट्री हमने माइनस की कल 2 लाख की, हाँ जी, और उसके बाद मैम हमने अक्रूवल रेवेन्यू हमने जो 2,24,000 हमने वो ऐड किया है। हाँ तो जी। मैम जो हमारी लाइबिलिटी है वो हमने माइनस क्यों की है? क्योंकि बेटे हमने एडवांस ले लिया हुआ था अपने कस्टमर से। 20% जब एडवांस ले लिया हुआ था, वो जब हमारी लाइबिलिटी बन गई। लेकिन अब हमने उन्हें गुड्स फॉरवर्ड कर दी, तो वो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई। देखो, जब मैंने कस्टमर से पैसे लिए हैं ना, अब बेटे उन पैसों के एंगेज में मुझे चीज देनी है। जब मैंने उनको जी चीज दे दी, गुड्स फॉरवर्ड कर दी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, मेरी लाइबिलिटी कम होगी। मैम, जैसे कि हमने एक एग्जांपल जो फर्स्ट एग्जांपल की थी कि हमने बैंक से लोन लिया था, हाँ तो वो जी, भी हमारी लाइबिलिटी थी। अभी लोन हमने उस लिया लोन था। को इस्तेमाल करना था, इस वजह से हमने वो पॉजिटिव में रखा था। ये यस, हमने यूज कर यस, लिया, इस वजह से नेगेटिव है। यस। ये लाइबिलिटी पूरी कर दी। जब लोन लिया, लाइबिलिटी रेज हुई, पॉजिटिव लिखा। जब आपने लाइबिलिटी जी। को पे ऑफ कर दिया, लाइबिलिटी खत्म हो गई, माइनस कर दिया। और मैम ठीक है मेरा क्वेश्चन ये भी था जी। कि जैसे कि हमारा 80,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। हाँ अब जी। हमारे पास जो है टोटल बनता है वो 2,80,000। तो मैम जो अब यहाँ हम अपने एसेट में वो ओवरऑल रकम कहीं भी नहीं लिखेंगे इस वक्त? 2,80,000 की? जी बेटे देखो, अगर तो मैंने गुड्स सेल की और 2,80,000 मुझे कैश में रिसीव हो गया, जी फिर तो मैंने फॉरन ये करना था, 80,000 का तो प्रॉफिट बुक कर लिया। 2 लाख कॉस्ट की इन्वेंट्री जो है वो सेल हो रही है, 2 लाख वहां से माइनस कर दिया। कैश मेरे पास यस टू मैम। लाख एट्टी थाउजेंड का आया। वो जी उसी टाइम में आता 2,80,000 कैश, तो मैं कैश में ऐड कर देती। लेकिन यहाँ पे उसने डिवीजन बता दी कि 2,80,000 का हुआ क्या, 20% हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके थे। 20% था ना? यस, ट्वेंटी जी परसेंट हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके थे। कब? बिफोर फॉरवर्डिंग द गुड्स, बिफोर सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर्स। तो वो हमारा एडवांस रेवेन्यू बन चुका था। अब रिमेनिंग अमाउंट हमने उनसे लेना थी। आउट ऑफ 2,80,000, 20% हम ऑलरेडी ले चुके, 80% लेना था, वो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ। मैम, ये हमारी डिवीजन की वजह से, इस वजह से हम लोगों ने यस अक्रूड रेवेन्यू का भी फिर जी, एक पोर्शन बनाया है। यस, अगर हमने एडवांस ना लिया होता तो फिर हमने जो ओवरऑल हमारी रकम थी हमने उसको एसेट में पहले ऐड करना था, बिल्कुल, जैसे हम पहले एग्जांपल्स में करते आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट ट्रांजेक्शंस किए ना, लेकिन ऐसी जी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस भी आ सकती है। यस मैम। तो उसमें इन थैंक यू चीजों मैम। का आपने ख्याल रखना है कि लाइबिलिटी रेस कब हुई थी, लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ा कब था, लाइबिलिटी ये वाली कम कब होगी, एसेट्स कब क्रिएट होंगे, बेनिफिट ले लेंगे, वो एक्सपेंस कब बनेंगे। यहाँ पे अभी हम इन चीजों को सीख रहे हैं, और बिल्कुल परेशान जी नहीं, ये मैम। चीजें बार बार रिपीट होनी है। यही सारे पॉइंट्स हमने जर्नल में जाके रिपीट भी करने, यही सारे पॉइंट हमने लेजर्स में जाके भी रिपीट करने। पहले छोटी छोटी सी एग्जाम्पल से उनको क्लैरिफाई करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन की तरफ जाएंगे। जी यस मैम। ऑल क्लियर राइट, मैम, थैंक यू मैम। क्लियर है? यू वेलकम बेटा। यस मैम। हाँ, अबू जरा से। जी बेटे मैम हमने आसिफ। एसेट में इन्वेंट्री का जो 2 लाख था हमने वो क्रेडिट कर दिया। हाँ एक्यूरेट रेवेन्यू 2,24,000 हमने डेबिट कर दिया। हाँ जी, और जो कैपिटल में हमने 80,000 हमारा प्रॉफिट हुआ वो हमने क्रेडिट कर दिया। और जो लाइबिलिटी थी 56,000 की वो हमने डेबिट कर दी। अब जो हमारा नेट प्रॉफिट बना वो तो फिर 24,000 बना, 56,000 कहाँ पे गया? नहीं बेटे, 200,000 कॉस्ट का आइटम्स थे, 200,000 कॉस्ट के आइटम्स थे, 2,80,000 में बेच दिए। ये 80,000 का हमारा प्रॉफिट है। ये हमने कैसे रिसीव किया, कैसे नहीं रिसीव किया, प्रॉफिट के अमाउंट पे कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा। मैम 80,000 का प्रॉफिट हुआ ना, कैपिटल हम 80,000 का शो कर रहे हैं, लेकिन हम लाइबिलिटी हम 50 एडवांस रेवेन्यू 56,000 का हम शो कर रहे हैं, यानी कि वो डेबिट हो गया है। तो मैम 80,000 माइनस नहीं, 56,000 ये तो एक्चुअली पता 20। क्या, बस सबको ये इशू आ रहा है। चलो पहले मैं इसे सिंपल एग्जांपल से ना इस पॉइंट को दोबारा से क्लैरिफाई करती हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में उसने डेट्स नहीं बताई हुई ना। चलें सपोज कर लेते हैं। सबको म्यूट कीजिएगा बेटे। ये देखो,
एक्चुअल में हुआ क्या, 1 जनवरी को सपोज कर रहे हैं कि जनाब हमने अपने कस्टमर से 20% एडवांस रिसीव कर लिया। मैंने कस्टमर को गुड्स सेल करनी थी, उनकी कॉस्ट हम यहाँ सपोज कर लेते हैं जनाब 1 लाख, और हमने अपने कस्टमर को बेचा कितने में है, सेल्स रेवेन्यू उसका हम सपोज कर लेते हैं बेटा जी वो है हमने 1,30,000 बेचा। अब हुआ क्या, 1 जनवरी को अभी मैंने गुड्स फॉरवर्ड नहीं की, उनकी तरफ से ऑर्डर आया है जनाब, अभी गुड्स फॉरवर्ड नहीं हुई, लेकिन उसी टाइम में अपने कस्टमर को बुक करने के लिए 20% हमने उनसे एडवांस ले लिया और 80% उनसे कहा कि बाद में हम आपसे देंगे। ठीक है, अब 1,30,000 का देखो बेटे 20% कितना बनता है, इसका 20% है बेटे मेरे पास 26,000, और 1,30,000 का बेटे मेरे पास 80% है 10,000, सॉरी 1,30,000 का 80% 104,000। अच्छा अब होगा क्या, गुड्स मैंने फॉरवर्ड की है जनाब 15 जनवरी, 15 जनवरी में गुड्स फॉरवर्ड हुई है। ऐसी ही सिचुएशन है हमारी इस ट्रांजैक्शन में उसने बताई हुई। अब होगा क्या, 1 जनवरी को जो मैंने 20% कस्टमर से एडवांस पैसे ले लिए हुए हैं, मैं क्या करूंगी, इससे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे ले लिए हुए, पैसे आ रहे हैं बिजनेस में, मैंने उसे रिकॉर्ड करना है, 26,000 से कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश एसेट है वो बढ़ा, उसको क्या किया, डेबिट कर दिया। अब ये जो 20% मैंने कस्टमर से ले लिया हुआ गुड्स, अभी मैंने उसको फॉरवर्ड नहीं की, मेरा रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ, एडवांस रेवेन्यू मैंने उनसे रिसीव कर लिया हुआ 26,000, और जो एडवांस रेवेन्यू है अब इसके एंगेज में मैंने पैसे ले लिए, कस्टमर को गुड्स देनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी, मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि जनाब 26,000 ले लिया, अब इसके एंगेज में या तो उनको सर्विसेज दें या उनको गुड्स फॉरवर्ड करें। और ये लाइबिलिटी कब तक रहेगी, जब मैं 26,000 के अगेंस्ट में अपने कस्टमर को सर्विसेज या गुड्स फॉरवर्ड नहीं कर देती, जब तक ये मेरी लाइबिलिटी रेज होगी। और इस लाइबिलिटी को हमने पहले से नाम क्या दिया हुआ है, एडवांस रेवेन्यू, और ये हमारी लाइबिलिटी है। अब 26,000 की लाइबिलिटी मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होगी, बुक्स में रेस हो गई। लाइबिलिटी रेस होती है तो बेटे उसे क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ये हमने कब किया, ये हम तब इफेक्ट लिया 1 जनवरी को, जब हमने 20% अपने कस्टमर से एडवांस दिया एट दैट टाइम। अब जब गुड्स फॉरवर्ड की हमने 15 जनवरी को, तो होगा क्या, जब गुड्स फॉरवर्ड कर दी, हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया, हमने अपने रेवेन्यू को, सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया, और सेल्स रेवेन्यू का अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इफेक्ट कहाँ दे रहे हैं जनाब, हम इसका इफेक्ट जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसका इफेक्ट कैपिटल में जाके दे रहे हैं। 15 जनवरी को गुड्स फॉरवर्ड हुई, मैंने सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड भी कर लेना है। और दूसरा क्या है, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, गुड्स जा रही हैं, इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो रहा है। अब मैंने इन्वेंट्री को कितने से कम करना है जनाब, कॉस्ट प्राइस से कम करना है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100,000, मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई। इन्वेंट्री क्या है जनाब, हमारा एसेट है। सेल्स रेवेन्यू को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जनाब जब गुड्स फॉरवर्ड हुई, इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो गया, इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, और इन्वेंट्री आपका एसेट है, माइनस होने का मतलब उसका बैलेंस कम हो गया, एसेट कम हो तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जनाब इस सेल्स रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में अब हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 लाख की चीज 1,30,000 में बेची है, तो जनाब 30,000 का प्रॉफिट हुआ है मुझे। इसका मैंने क्या कहाँ इफेक्ट देना है, कैपिटल में इफेक्ट देना है, और प्रॉफिट की वजह से क्या होगा, आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल इंक्रीज हो तो बेटा जी उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। अब जनाब बात करते हैं 1,30,000 में से 20% हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया हुआ था, अब उसके एंगेज में हमने गुड्स फॉरवर्ड कर दी, तो ये मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। एडवांस रेवेन्यू की मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी।
कितने की? जितने की क्रिएट हुई थी 26,000 से लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम होगी उसको क्या किया? डेबिट। अब जनाब जो रिमेनिंग अमाउंट थी 104,000 की, वो हमें कस्टमर की तरफ से अब आ जानी चाहिए थी। फिर 1 जनवरी को हमने 26,000 रिसीव किया था, कैश में ऐड कर दिया था। 104,000 अगर हम यहाँ रिसीव कर लेते अलॉन्ग विद गुड्स तो इसे कैश में ऐड कर देते। लेकिन हुआ क्या है कि जनाब हमने अपने कस्टमर को गुड्स तो सेल कर दी, उसके अंगेंस्ट में कैश रिसीव नहीं किया, रेवेन्यू अर्न हो गया, लेकिन ऐसा रेवेन्यू जिसके अंगेंस्ट में स्टिल आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, उस रेवेन्यू को हमने क्या नाम दिया था? एक्रूड रेवेन्यू। अब एक्रूड रेवेन्यू क्या है हमारे पास? बेटा जी ये हमारा करंट एसेट है, ये चीजें हमने पहले डिस्कस की, फिर से देखो रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट होंगी। जनाब हमारा ये करंट एसेट रेस हो गया एक्रूड रेवेन्यू का। ओके जी, ये कितने का रेस हो गया? 104,000 का। भाई चीज बेच दी, अब पैसे लेने हैं। ये हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है, एसेट इंक्रीज करेंगे तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। देखें आपका डेबिट क्रेडिट भी और अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं इक्वल हुआ या नहीं हुआ। एसेट इन्वेंट्री आपकी 1 लाख से कम हो रही है और 1,04,000 से दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आपका एक नया एसेट क्रिएट हो रहा है एक्रूड रेवेन्यू के नाम। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी तरफ चलें, कैपिटल और लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बेटे 30,000 से और लाइबिलिटी 26,000 से रिड्यूस हो रही है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी तरफ भी 4,000 पॉजिटिव आ रहा है। डेबिट क्रेडिट में देखते हैं कि जनाब ये इक्वल हुआ या नहीं हुआ। तो देखें क्रेडिट की अमाउंट मेरे पास है इस वक्त 1,30,000 और डेबिट की अमाउंट भी 104,000 प्लस 26,000, 1,30,000 की डेबिट अमाउंट है। बताइए, अब मेरा ख्याल है आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर यहाँ पे कोई इशू है पहले क्वेश्चन रेज कीजिए, मैं फर्दर ट्रांजैक्शन की तरफ बाद में मूव करूंगी। हैव यू एनी क्वेश्चन? जी अबू जरा से। नो मैम, पहले का ऐसा हो गया क्लियर। हो गया क्लियर? तो उसमें जी एक्चुअली मैम। हम पता क्या करें, जो बुक में ट्रांजैक्शन दे रहा है वो 15 जनवरी की ट्रांजैक्शन दे रहा है जब हम गुड्स फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो ऑलरेडी हो जी मैम। चुका 1 जनवरी में जो कुछ हुआ वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमने जब कैश रिसीव किया था 20% वो उसके इफेक्ट्स नहीं पूछ रहा, बल्कि जो गुड्स फॉरवर्ड कर दी हुई है आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उस टाइम के वो इफेक्ट्स आपसे पूछ रहा है। ओके हो गया? ओके मैम। अच्छा, अब जी देखिए मैम। बेटे उसके अलावा अगर किसी को इशू है? कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलें। ओके जी, हाँ जी बेटे, प्राचा एंटरप्राइजेस की तरफ वापस आते हैं। उसकी हमने 3 ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर ली हुई थी, उसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स को ले लिया हुआ था। अब जनाब उसकी 4th वन ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 4th वन ट्रांजैक्शन क्या है बेटे? रेंट है 600,000 का, वो आपने पे किया। अब देखो रेंट क्या है? एक्सपेंस है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जो टेम्पररी अकाउंट्स है वो अलग से शो नहीं करते, बल्कि जितने रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स या लॉस है उनका डायरेक्टली इफेक्ट किस एलिमेंट पे देते हैं? कैपिटल पे। तो जनाब ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा और प्रॉफिट के डिक्रीज होने से ऑटोमेटिकली कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? कैपिटल में से 600,000 हम माइनस करेंगे। लेकिन इसके साथ वो एक डिफरेंट सी सिचुएशन दे रहा है। पहले उसने जनाब पॉइंट नंबर 3 में, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से उसने आपको समझाया कि जनाब जितना 100% रेवेन्यू है कुछ 20% पहले ले लिया हुआ है, 80% स्टिल हमें रिसीव नहीं हुआ, उसके इफेक्ट्स देखे थे। यहाँ पे सेम वही चीजें विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस बता रहा है। अब देखें जनाब हुआ क्या, 600,000 का एक्सपेंस था, 40% जो रेंट था paid had already been accrued in the books. Accrued expenses, हमने इनके बारे में पढ़ा बेटे, ऐसे expenses जो incurred हो चुके लेकिन उसके अगेंस्ट में अभी तक पेमेंट नहीं हुई। पुरानी बातों को मैं यहाँ पे पहले रिपीट करूंगी, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए जनाब, वो कहता है कि 40% रेंट जो है ये ऑलरेडी accrued है। accrued expenses जो कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं, उनके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं हुई होती, उनके अगेंस्ट में पेमेंट हमने नेक्स्ट टाइम पीरियड में जाके करनी है, और ऐसे एक्सपेंसेस को हम एक्रूड या आउटस्टैंडिंग कहते हैं।
जब अगर आपको याद हो, मैंने वहीं पे एक छोटा सा पॉइंट भी लिखवा दिया था कि बेटा ये करंट ईयर का एक्सपेंस है। जैसे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अगर मैंने रेंट जो है जनवरी में बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया, बिल्डिंग को यूटिलाइज किया, बिल्डिंग से बेनिफिट लिया, एक्सपेंस रेज हो गया। हमारा एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, उसने हमें ये बात सिखाई थी कि बेटे रेवेन्यूज के केस में कैश रिसीव हो जाए या डिले हो जाए, रेवेन्यू जब अर्न हो जाता है हम रिकॉर्ड करते हैं। और एक्सपेंसेस के बारे में हमने क्या सीखा था कि जनाब आपके एक्सपेंसेस जब इंकर्ड हो गए, जब आपने बेनिफिट ले लिया either in the form of services or in the form of tangible items, goods की फॉर्म में, अगर आपने बेनिफिट ले लिया, आपने उसकी पेमेंट की या आपने उसकी पेमेंट नहीं की, एक्सपेंस रेज हो गया, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट। डू यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स? ओके जी। तो अब देखो हुआ क्या, मैंने जनवरी के मंथ में बिल्डिंग को यूटिलाइज किया, बिल्डिंग को यूज किया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, कमर्शियल जिस पर्पस के लिए यूज किया, तो क्या हो रहा है, मैं बेनिफिट ले रही हूँ, एक्सपेंस रेज हो रहा है। अब जनाब मैंने करना क्या है, जनवरी के मंथ का रेंट अगर मैंने फरवरी में जाकर पे करना है, मैं रेंट को रिकॉर्ड कब करूंगी? क्या मुझे इस एक्सपेंस को जनवरी के मंथ में रिकॉर्ड करना चाहिए या इन द मंथ ऑफ फरवरी? एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ने हमें क्या सिखाया जनाब? एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ने हमें ऑलरेडी सिखा दिया हुआ है कि जनाब जिस मंथ का एक्सपेंस हो, क्योंकि जनवरी में बेनिफिट ले चुके, ये जनवरी का एक्सपेंस है, उस मंथ में रिकॉर्ड करें। फरवरी में जाके हम इसकी पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, उसी से रेलेवेंट बेटे ये ट्रांजैक्शन। अब उससे रेलेवेंट देखो, वो कहता है कि जनाब 40% रेंट ऑलरेडी एक्रूड क्यों है? इसका मतलब है 40% जो बेनिफिट है इस एक्सपेंस का आप पहले ले चुके हो, और जब 40% आपने इस एक्सपेंस के अगेंस्ट बेनिफिट ले लिया होगा तो डेफिनेटली आपने इस एक्सपेंस को प्रीवियस टाइम पीरियड में रिकॉर्ड कर लिया होगा। और प्रीवियस टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि आपने उसमें उसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में दे दिया होगा। तो कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी 40% रेंट का इफेक्ट आ चुका है, वो एक्सपेंस चार्ज हो चुका है। तो जो रिमेनिंग हमारे पास 60% रेंट की पेमेंट रह गई हुई है, चाहे पे कर दी होगी या नहीं की हुई होगी, वो आपने क्या करना है, दिस ईयर आपने चार्ज करना है। तो कहते हैं कि रेंट टोटल 600,000 का ऑफिस प्रेमिसेस के लिए आपने अब पे किया है। फरवरी में जाके 6 लाख का रेंट आपने फरवरी में पे किया, उसमें से 40% रेंट जनवरी का था और रिमेनिंग 60% रेंट फरवरी का था। तो अगर मैं फरवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास कर रही हूँ तो फरवरी का ही सिर्फ मुझे एक्सपेंस कैपिटल के अगेंस्ट में चार्ज करना। वो कितना बनेगा? 600,000 का 60% लोगे बेटे, वो आपके पास 3,60,000 बने। कैश हम फरवरी में पे करें कितना? 6 लाख। तो फरवरी में 6 लाख से हम अपने कैश को रिड्यूस कर लेंगे। अब जो ऑलरेडी रेंट एक्रूड रेंट हम बुक कर चुके हैं, इसके बारे में एक और हमने पॉइंट पढ़ा था, कैसे एक्सपेंसेस जिनके केस में आपने बेनिफिट ले लिया, यू हैव टू पे नाउ, वो आपकी तब लाइबिलिटी बन चुकी थी। अब वो लाइबिलिटी जब आपने क्या किया जनाब, पे कर दोगे, आपकी लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो जनाब इसका अब अकाउंटिंग इफेक्ट देखते हैं क्या होगा, डेबिट क्रेडिट में भी बात करते हैं और इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। ये ट्रांजैक्शन नंबर है हमारे पास 4th। रेंट है टोटल हमारे पास 6 लाख का, इसका 40% कितना बनता है? 2,40,000 और इसका 60% बनता है जनाब 3,60,000। अच्छा, अब ये देखिए 2,40,000 ऑलरेडी एक्रूड है, इसका मतलब है ये प्रीवियस मंथ एक्सपेंस है। और 3,60,000 आपके पास करंट मंथ एक्सपेंस है। ये मुझे कैसे आइडिया हुआ? क्वेश्चन में उसने क्लियरली बताया कि जनाब 40% रेंट आपका ऑलरेडी एक्रूड हो चुका, मतलब एक्सपेंस बुक कर चुके, आप उसे लाइबिलिटी बुक कर चुके। एक्रूड एक्सपेंसेस सेम टाइम में आपका एक्सपेंस भी बनता है और आपकी लाइबिलिटी भी बनती है। अब फरवरी के मंथ में हमारा करंट मंथ है सपोज फरवरी का, अब फरवरी के मंथ में मैंने इसका इफेक्ट कैसे देना है ये देखिए, हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी।
अब पहले 2,40,000 का इफेक्ट देखते हैं। 2,40,000 हमारा प्रीवियस मंथ का एक्सपेंस है, तो प्रीवियस मंथ हमने इसे कैपिटल के केस में चार्ज कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। लेकिन जब लास्ट टाइम में हमने 2,40,000 का बेनिफिट लिया होगा, एक्सपेंस भी चार्ज कर दिया होगा, और सेकंड उसका इफेक्ट क्या लिया होगा, हमने एक्रूड एक्सपेंस बुक किया होगा इसको, और एक्रूड एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी हमारी तब रेज हो गई। अब क्या करेंगे, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, 2,40,000 की पेमेंट करें तो मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी। 2,40,000 से मेरी वो एक्रूड एक्सपेंस की लायबिलिटी भी कम हो रही है, और दूसरा इसका इफेक्ट क्या है कि जनाब वो 2,40,000 की पेमेंट हो। इसके अलावा जो हमारा करंट मंथ का एक्सपेंस है 3,60,000, ये भी हमने फरवरी के मंथ में, करंट मंथ में पे कर दिया, और करंट मंथ का क्योंकि एक्सपेंस था, एक्सपेंस भी हमने इसको चार्ज करना है। जब एक्सपेंस को बुक करेंगे डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा, और अल्टीमेटली उससे हमारा कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। जी, अब देखें अकाउंटिंग इक्वेशन की बोथ साइड पे क्या है। 600,000 बेटा जी आपके पास नेगेटिव आ रहा है एसेट्स की साइड पे भी, और आपका यहाँ पे भी 600,000 नेगेटिव है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन तो बैलेंस हो गई। अब डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए बेटे, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट कम होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कैपिटल और लाइबिलिटीज के नॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं। क्रेडिट अगर ये रिड्यूस होंगे तो इनको क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल भी आपका एक्सपेंस के केस में डेबिट हो जाएगा, और लाइबिलिटी भी डिक्रीज होकर आपकी डेबिट हो जाएगी। तो देखिए डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए, और वो हमारे इक्वल भी हो गए। जी बेटे, ये सबको क्लियर है ट्रांजैक्शन? अगर इशू है यही बताइए, फिर मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ। हाँ जी हामिद बेटा। मैम क्लियर नहीं है, इतनी समझ नहीं आई है कि हाँ आपने मैम 24 जो लाख है और 36 हाँ 2,40,000 और 3,60,000 मैम दोनों को नेगेटिव भी कर दिया, और आपने इसमें भी उनको यही है, फिर ये करके 6 ट्रांजैक्शन लाख जिस कर तरह दिया। बेटे हमें, समझ देखो नहीं आई मैम बेटे, ये। देखो सुनो मेरी बात, जिस तरह हमने ट्रांजैक्शन नंबर 3 डिस्कस किया था ना, दो डिफरेंट टाइम यस पीरियड्स में मैम। उसके इफेक्ट्स आ रहे थे, वो दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स जी को कवर अप करी थी। सेम इज हियर इन दिस ट्रांजैक्शन, इन दिस केस यहाँ पे भी हो क्या रहा है, आपको टोटल 6 लाख का हमने रेंट पे किया, और वो क्वेश्चन में बताता है कि 40% रेंट एक्रूड है, वो प्रीवियस मंथ का था। जी ठीक है, एक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ बेटे जी, ऐसे एक्सपेंसेस जिनसे बेनिफिट ले लिया और हमने नेक्स्ट मंथ में जी जाके उसकी पेमेंट कर दी। बेनिफिट लेने का मतलब वो एक्सपेंस हमारा इंकर्ड हो गया, यही फाइनलाइज यस हुआ मैम। ना, एक्सपेंस हमारा इंकर्ड हो गया, और हमारा एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ने कहा कि जब एक्सपेंस इंकर्ड हो जाए उसे रिकॉर्ड कर। तो यस जब ये मैम। 40% रेंट का 2,40,000 रेंट के केस में हमने सर्विसेज ली होंगी, हमने तब प्रीवियस मंथ में इस एक्सपेंस को तभी रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं हम उनका डबल इफेक्ट लेकर चलते हैं। तो हमने तब किया क्या होगा, प्रीवियस मंथ में हमने जनाब 2,40,000 की सर्विसेज ली, एक्सपेंस बुक किया, एक इसका इफेक्ट ये लिख लिया, और दूसरा इफेक्ट क्या लिखा होगा प्रीवियस मंथ में, क्योंकि एक्सपेंस तो हो गया, पैसे नहीं दिए, पैसे देने हैं, लाइबिलिटी आपकी रेस हो गई, आपने लाइबिलिटी भी इसको बुक कर लिया था, आपने इसको एक्सपेंस भी चार्ज कर दिया था, दोनों इफेक्ट्स ले लिए। जी मैम। अब जब आया फरवरी का मंथ, हम करंट मंथ की बात करें, करंट मंथ हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा फरवरी है, जब फरवरी का मंथ आया तो क्या हुआ, हमने जनाब 2,40,000 पैसे दे दिए। अब होगा क्या, 2,40,000 पैसे दे रहे हो, कैश जा रहा है, कैश को कम कर दिया, और दूसरी तरफ दूसरा इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश कहाँ जा रहा है, वो जो हमारी एक लाइबिलिटी रेस हुई थी, हमने किराया देना था 2,40,000 का, वो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो 2,40,000 से मैंने अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिया। तो हम ये कैपिटल में, और ये हमारा कैपिटल कैसे कम हो रहा है ये 3,60,000? क्यों, देखो हमारा टोटल जो हमने रेंट पे किया 6 लाख का, उसमें से 40% रेंट प्रीवियस मंथ का था, 60% जो रेंट था 3,60,000 वो दिस मंथ का था, तो दिस मंथ के एक्सपेंस को भी तो हमने बुक करना है।
तो जब दिस मंथ के एक्सपेंस को हम बुक करेंगे वो प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा और अल्टीमेटली आपके कैपिटल को रिड्यूस करेगा। 3,60,000 करंट ईयर का एक्सपेंस है, करंट मंथ का एक्सपेंस है। करंट मंथ में जब हम ट्रांजैक्शन पास करें, करंट मंथ में उसका कैपिटल पे इफेक्ट देंगे। जो 2,40,000 का इफेक्ट है कैपिटल पे, वो प्रीवियस मंथ में दे चुके इफेक्ट, वो दोबारा से नहीं देंगे। यस मैम, ठीक है मैम। ठीक है, और Yes, बेटा ma'am. जी क्लियर मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। हाँ जी, हामिद के अलावा किसी को कोई इशू? सबको क्लियर है? चलें जनाब, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं जब तक कोई और क्वेश्चन नहीं आता। तो देखिए हमारे पास प्राचा एंटरप्राइजेस में फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है? फिफ्थ ट्रांजैक्शन ये है कि लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,45,000 इंक्लूडिंग interest expense of rupees 45,000 was paid. लोन ले चुके थे, जब हमने लोन लिया होगा तब क्या इफेक्ट दिया होगा? अब हम रीपेमेंट की बात कर रहे हैं। जब बेटा लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ता है। अब जो लोन लिया है वो हमारी लायबिलिटी है और उस पर जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा वो हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो वो कह रहा है कि लोन की पेमेंट हो रही है, उसके इफेक्ट्स बताइए, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या होंगे और डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करें। हम लोन की रीपेमेंट बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कि जब लोन लिया जाएगा तब उसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे। 2 स्टेप्स में मैं इसको सॉल्व करती हूँ, क्योंकि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सेकेंड इफेक्ट दे रही हैं। फर्स्ट इफेक्ट्स को हमने खुद से एज्यूम करना है कि फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ होगा, लायबिलिटी कब रेस हुई होगी, अब लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो क्यों हो रही है, सेकंड इफेक्ट्स देना। अच्छा, अब देखें, लोन वाज टेकन और हमने कितने का लोन लिया, चलें वही अमाउंट सपोज कर लेते हैं जो उन्होंने दी हुई है। लोन की अमाउंट बेटा वो दे रहे हैं 500,000। अब जनाब पहली ट्रांजैक्शन जब हमने लोन लिया होगा, लोन किसकी फॉर्म में आता है? इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश हमारे पास आया 5 लाख का, 5 लाख से कैश बढ़ गया। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या है? कैश आया, कहां से आया? कर्जा लिया, लोन लिया। लोन क्या है? लायबिलिटी है। पांच लाख से मेरी लायबिलिटी रेस हो गई। अकाउंटिंग इक्वेशन की बोथ साइड्स टैली हो गई, कैश एसेट है और लोन आपकी लायबिलिटी है, दोनों इंक्रीज हो रहे 5 लाख से, अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो गई। डेबिट क्रेडिट में बात करते हैं तो जनाब कैश आ रहा है, एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, उसको क्या करेंगे? डेबिट। कर्जा लिया, लायबिलिटी रेस हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक हो गया। अब रीपेमेंट हो रही है। अब जब हम रीपेमेंट करेंगे तो रीपेमेंट में क्या है? लोन की प्रिंसिपल अमाउंट तो मुझे रीपे करनी ही करनी है, प्लस उस पे मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बता रहे हैं, हम वही ले लेते हैं अपनी एग्जांपल में। जनाब वो इंटरेस्ट बता रहा है 45,000। अब जनाब इसका मतलब है कि मुझे कितने पैसे देने हैं इस लोन के अगेंस्ट में? 4,45,000 रीपे करना है। अब जनाब जब हम लोन की अमाउंट को रीपे करेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? देखो, इंटरेस्ट क्या है? इस लोन की अमाउंट को हम यूटिलाइज कर चुके, बेनिफिट ले चुके, तो भाई हमारा एक्सपेंस रेज हो गया इंटरेस्ट के नाम से। इंटरेस्ट क्या है? हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमने इफेक्ट देना है वो किस में देना है? कैपिटल अकाउंट में। ओके जी, कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट देंगे। एक्सपेंस की वजह से क्या होगा? कैपिटल आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस कर देते हैं 45,000 से। कैश पे क्या इफेक्ट आएगा? कैश हमारा एसेट है, हम लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस से कैश जा रहा है। कितना कैश जा रहा है जनाब? 5,45,000 का कैश जा रहा है। कैश का बैलेंस कम हो रहा है। और फिर इसके अलावा क्या है? आप लोन रीपे कर रहे हो,
आपकी लोन की लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। कितने से? जितने का लोन लिया था 5 लाख का, वो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई। अब जनाब जरा देखें अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स की साइड पे नेगेटिव 4,45,000, कैपिटल और लायबिलिटीज की साइड पे भी नेगेटिव 5,45,000। 45,000 से कैपिटल रिड्यूस हो रहा है और लोन की लायबिलिटी भी आपकी 5 लाख से कम हो रही है। तो जनाब जब हमने लोन लिया होगा हमारे पास कैश आया होगा, हमने कैश को इंक्रीज किया होगा, डेबिट किया होगा, और लोन ले रहे हैं, लायबिलिटी रेज हो रही है, हमारी बुक्स में इंक्रीज हो रही है। जब कर्जा लेते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है। कौन सी लायबिलिटी बढ़ी? बहुत सारी लायबिलिटीज, उनमें से एक लायबिलिटी है लोन। तो जनाब लायबिलिटी इंक्रीज हुई 5 लाख से, और लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट किया, अब जब रीपेमेंट का टाइम आएगा तो रिवर्स करेंगे, कैश भी कम हो जाएगा, कैपिटल लोन की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो देखो जब रीपेमेंट हो रही है तो जो पहले दोनों इफेक्ट्स हैं वो मैंने रिवर्स कर देने। क्या किया जनाब? लायबिलिटी को भी कम कर दिया, कैश को भी कम कर दिया, लेकिन दोनों की अमाउंट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बेटे? जब लोन पे करते हैं उसके साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट जो है वो भी पे करेंगे, तो कैश टोटल कितने से रिड्यूस होगा? लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि जनाब हमने इंटरेस्ट भी पे करना है, तो 45,000 का दूसरा इफेक्ट तो कैश में आ गया 45,000 का, और एक इफेक्ट इसका क्या होगा? ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का इफेक्ट किस में लेंगे? एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट से अल्टीमेटली हमारा कैपिटल रिड्यूस होता है, तो इसका ये इफेक्ट दे दिया, कैपिटल को कम कर दिया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की बोथ साइड्स टैली हो गई। अब डेबिट क्रेडिट में बात करते हैं। जनाब आपका कैपिटल 45,000 से बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, और हमने रूल पढ़े कि कैपिटल अगर रिड्यूस हो तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, एसेट बेटे आपके डिक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आपकी लोन की लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटीज का नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट है, और लायबिलिटी अगर कम हो तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो देखिए जनाब आपके पास डेबिट अमाउंट कितने की आ गई? 5,45,000। सोहे बेटे मैं अभी आपकी बात सुन रही हूँ, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। डेबिट भी आपके पास 5,45,000 का आ गया, और कैश भी आपका 5,45,000 का क्रेडिट आ गया। आपके दोनों इश्यूज सॉल्व हो गए। जी अब बताइए इस ट्रांजैक्शन से रेलेवेंट क्वेश्चन, साथ साथ आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट किधर गए वो? सोहेब नहीं बाजवा थे कोई स्टूडेंट। हाँ जी बेटा किधर गायब हो? दोबारा से बेटा हैंड रेज करो। हाँ जी सोहेब बाजवा ही थे। जी बेटा मैम सोहेब। ये इंटरेस्ट लायबिलिटी में क्यों नहीं आएगा? लोन तो हमने वापस 5,45,000 ही करना है, अगर तो वो क्वेश्चन लायबिलिटी में में कहता कि 45,000। इंटरेस्ट की लायबिलिटी, इंटरेस्ट हमारा प्रीवियस टाइम पीरियड का एक्सपेंस था, पे नहीं हुआ था, इसलिए हमने लायबिलिटी बुक कर लिया था, तब इसे मैंने लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना था, तब ये हमारा एक्रूड एक्सपेंस हो जाना था, जिससे हमने रेंट के एक्सपेंस में पढ़ा कि उस रेंट के एक्सपेंस के एंगेजमेंट फायदा ले चुके थे और एक्रूड एक्सपेंस को बुक कर चुके थे। अगर ऐसा बोलता तो फिर मैंने यहाँ यही करना था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट को एक्रूड के तौर पे पहले बुक नहीं किया गया। इसका मतलब है कि हमने इसको एक्सपेंस भी बुक करना है और इसकी पेमेंट भी करनी है। ओके मैम, ठीक हो गया? और कोई पॉइंट? जी बाकी और कोई नो स्टूडेंट मैम, बेटे? थैंक्स। अच्छा जनाब, और किसी का अच्छा मोहम्मद अकबर। हाँ जी बेटा। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक दफा जो फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शंस हैं वो एक दफा यहाँ शो कर दें जो कल की थी। अच्छा जो कल डिस्कस की थी, चले बेटा जी अभी आपके सामने आ जाती हैं। हाँ क्वेश्चन चाहिए ना आपको? जी। हाँ जी आपके सामने पूछिए। नहीं क्वेश्चन नहीं, इक्वेशन जो आपने बनाई थी वो एक दफा शो कर दें, जो इनके इफेक्ट्स आपने शो किए थे। अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिए। तो यूं हमारे पास कल का लेक्चर रिकॉर्डेड है, ये वो स्लाइड साथ साथ सेव होती है वाली बेटे, वो स्लाइड तो नहीं है लेकिन मैं दोबारा से सॉल्व कर दूंगी। आप पूछें इशू क्या है? नहीं मैम वो एक दफा दोबारा देना चाहता है, कल के लेक्चर से ही ले नहीं पाया था मैं इंटरनेट के इशू की वजह से। अच्छा वो ले नहीं पाए तो मैं दोबारा से सॉल्व कर दूंगी, आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। एक्चुअल में वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया।
जी हमारे पास ठीक है। है नहीं, और मैम बैकअप नहीं है उसका। जी मैंने आपसे सेकंड लास्ट इक्वेशन का थोड़ा सा पूछना था। पूछ लें। जो सेकंड फोर्थ जो इक्वेशन है हाँ उसमें हमने जो प्रेजेंट ट्रांजैक्शन हुई है वो तो 3,60,000 की होगी ना यस। इस मंथ। हाँ जी, तो हम इसमें 3,60,000 को रिकॉर्ड करेंगे या दोनों को रिकॉर्ड करेंगे? दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फरवरी की, अगर मैं करंट मंथ एग्जांपल में सपोज किया था ना, फरवरी को सपोज किया था, क्योंकि बेटे 6 लाख हम दे रहे हैं। अगर मैं जी 3,60,000 की सिर्फ एंट्री करती हूँ तो 2,40,000 का जो कैश जा रहा है वो भी तो जा रहा है दिस मंथ, मुझे उसे भी रिकॉर्ड करना है। और अगर 2,40,000 का कैश में इफेक्ट दे रही हूँ तो उसका दूसरा इफेक्ट क्या दूँ? अच्छा सही होगा, ठीक है। ठीक हो गया? और बेटे जी नहीं मैम बस यही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी हामिद बेटे। मैम जी जो आपकी कल वाली स्लाइड्स है ना वो मेरे पास नोट्स पे लिखी पड़ी हैं, वो नोट्स वाली आप कहती हैं तो सेंड कर दूं इन्हें? हाँ बेटे, अगर वो ग्रुप में कर दो तो क्या ही बात है, ताकि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने में उनको आसानी हो जाए। बल्कि आप ऐसा मैम वो कर कर दिया दूं। करें, जिनका मिस हो जाता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें भेज दिया करें, बाकी स्टूडेंट को आसानी हो जाती है। एक चीज और बेटे जो मैं नोट करती हूँ, लेक्चर स्टार्ट होता है 40 के अंडर अंडर स्ट्रेंथ होती है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो आधा लेक्चर गुजर जाता है बाकी पार्टिसिपेंट्स बाद में ज्वाइन करते हैं। आपका जो इंट्रोडक्शन का टाइम पीरियड वेस्ट हो जाता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बेटे प्रॉपर टाइम पे जो है, 2 बजे का मतलब मैं 2 बजे यहाँ होती हूँ, लेकिन ये कि सिस्टम में ये होता है कि जो पहले टीचर लेक्चर दे के गए हुए होते हैं वो वाइंड अप करना होता है, दोबारा से सिस्टम को स्टार्ट करना होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। टीचर तो अगर 2 बजे का टाइम दिया गया, टीचर 2 बजे यहाँ, आप लोग लेट नहीं हुआ करेंगे, सिस्टम की वजह से 5-10 मिनट का थोड़ा सा इशू आ जाता है। ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू। आप ये फेवर दोगे मुझे? अच्छा, वेलकम अब मैम। उसके बाद है जनाब आसिमा। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। मैम ये जो आपने बताया है ना कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी तो हमारी लाइबिलिटी है, तो ये आपने अगर लाइबिलिटी में क्यों नहीं शो किया? लाइबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। वो अलग बात है कि अंडरस्टूड बात है कि जब हम कर्जा लेंगे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। ठीक है? अगर मैंने बिल्डिंग को रेंट पे लिया है तो रेंट देना पड़ेगा, वर्कर से काम करवाना है तो सैलरी देनी पड़ेगी। अब सैलरीज और रेंट के बारे में क्या बोलोगे, क्या वो हमारी लाइबिलिटी है? तब लाइबिलिटी बनती है जब हमने बेनिफिट ले लिया और पैसे नहीं दिए। अगर मैंने लोन की रीपेमेंट, लोन लिया मैंने 2 सालों के लिए, 2 सालों के बाद मैं लोन नहीं रीपे किया और ना ही जब इंटरेस्ट बनता था वो रीपे नहीं किया, तब वो मेरी लाइबिलिटी बनेगी। यहाँ तो जब इंटरेस्ट का एक्सपेंस रेज हुआ, हमने साथ ही पैसे दे दिए, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, जस्ट लाइक रेंट एंड सैलरीज, लेकिन लाइबिलिटी का पार्ट नहीं, लोन का पार्ट नहीं बनेगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट। ओके। ठीक है? और कोई बेटे पॉइंट नो मैम। क्लियर है? चलो शाबाश। उसके बाद जनाब नेक्स्ट स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटे। मैम ये एक एग्जांपल है पेज नंबर 38 पे, वो आपसे पूछनी थी। अच्छा चलें, पेज नंबर 38 पे आते हैं। अच्छा, मेरे पास पेज नंबर 38 नहीं, आप वैसे ही पूछती थी। मैम गैमा जो है वो एसेट एक सेल करता है 1 मिलियन का अच्छा। डेल्टा को, हम्म। और उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 ईयर के बाद गैमा जो है वो परचेज बैक करेगा 1.1 मिलियन में। हम्म। तो ये जो है गैमा की कितनी लायबिलिटी रेज होगी इसमें? 1 ईयर तक गैमा नहीं यूज करना है इसे, हालांकि उसको सेल कर दिया लेकिन ये यूज उसने गैमा ही बेटे करेगा। मेरा ख्याल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म में एग्जांपल दी होगी लीजिंग के अंडर। जी मैम। अच्छा, अब देखो बेटे, वहां पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर एक नॉन करंट एसेट एक मशीन है, उसकी परमानेंट बेसिस पे मुझे जरूरत है, वो मेरा रेगुलर यूज का एसेट है, तो बिजनेसमैन को चाहिए उसको खरीद दे। अब जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो या तो वो उधार लेके वो चीज खरीदेगा, या लीजिंग कंपनी की तरफ चला जाएगा। भाई चीज ही चाहिए इस्तेमाल करनी, बेनिफिट लेना, तो रेंट पे यूज कर लेते हैं। एक तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जनाब हमें कहीं और पैसों की जरूरत है, मेरे पास नॉन करंट एसेट तो है लेकिन मुझे कहीं और कैश की जरूरत है, तो हम ये अरेंजमेंट करते हैं, लीजिंग कंपनी हमें फाइनेंसिंग का की फेवर भी देती है। हम अपना एसेट जो है लीजिंग कंपनी को बेच देते हैं और उसी टाइम उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जनाब अभी हमें 1 साल के लिए कैश चाहिए, हमारे पास अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस सपोज कर लेते हैं कि फिलहाल अवेलेबल नहीं है। लीजिंग कंपनी हमें कैसे फाइनेंस करेगी कि भाई हम उन्हें कहेंगे हमारा ये 1 मिलियन का एसेट आप खरीद लीजिए, और हम, लेकिन वो एसेट मेरे पास ही रहेगा,
मैं उसे यूज करूंगी अपने बेनिफिट के लिए, पैसे चाहिए थे, मेरे पास और कोई जरिया नहीं था, एसेट मेरे पास ये मैं यूज करूंगी, लेकिन मैं उसके यूटिलाइजेशन चार्जेस रेंट नहीं दूंगी, लीज की पेमेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं करूंगी। लेकिन हाँ ये आपसे है कि मैं आपसे वापस खरीद लूंगी एसेट, लेकिन अब डेफिनेटली जब मैं उनको इंटरेस्ट भी नहीं दे रही, मैं उनको लीजिंग के चार्जेस भी नहीं दे रही, उनका एसेट यूज कर रही हूँ, वो लोग भी तो बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? अगर मैं उनसे बेचा है उनको 1 मिलियन का, उसी टाइम में कर लिया कि वापस मैं आपसे खरीदूंगी 1.1 मिलियन का, तो वो जो ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट मैं उनको पे करूंगी वो क्या होगा, वो उनका प्रॉफिट हो जाएगा और वो हमारा एक्सपेंस है। तो मैम यहाँ पे गैमा जो है वो लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड करेगा? गैमा कौन है? लेसर है, लेसी है, मतलब जो एसेट को यूज कर रहा है वो है, जो यूज कर रहा है, वो एसेट को यूज कर रहा है। अच्छा, अब उसने जनाब क्या करना है, पैसे 1 मिलियन के दे दिए हैं या देने हैं? अगर नहीं दिए उसने तो वो 1 मिलियन की लाइबिलिटी को रेज कर देगा, जो ऊपर का पैसे दिए हैं वो उसका एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिलियन की लाइबिलिटी होगी उनकी। हाँ जी, अगर ये सिचुएशन है कि जनाब वो क्या है कि उसने पैसे एसेट जो यूज कर लिया वापस उनसे खरीद लिया, 1 मिलियन रीपे करना है, लेकिन वो 1 मिलियन रीपे नहीं किया, इन दैट केस बुक में सिनेरियो डिफरेंट दे रहा है या यही सिचुएशन है? सेम यही है मैम। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? ओके मैम। और जो 1 लाख होगा वो ऊपर उनका एक्सपेंस होगा? हाँ जी बिल्कुल, वो उनका प्रॉफिट हो जाएगा और हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। ये मैम मैंने पहले भी आपसे पूछा था जब संडे को शायद, अच्छा चले तो दोबारा पूछ तब आई लीजिएगा। थिंक आपने कहा था कि 1.1 बेटे वो मिलियन था, सिचुएशन पे तब आपने डिपेंड करता है। करेक्शन। देखो मेरे पास इस वक्त पे नहीं है, वो क्वेश्चन में एग्जैक्ट सिनेरियो क्या दे रहा है, मैंने तो लीजिंग कंपनी के साथ आपको 3 डिफरेंट सिचुएशंस दे दी। अब देखो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में आकर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जनाब वो कभी कह रहा है कि अगर 2 लाख की ट्रांजैक्शन है उसका 20% प्रीवियस टाइम पीरियड में उसका इफेक्ट चला गया, वो 80% का इफेक्ट उससे नेक्स्ट मंथ में जाके उन्हें, तो वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि हमने उसको क्या करना है। तो वो कंप्लीट मेरे सामने क्वेश्चन होगा तो मैं इजी मेरे लिए हो जाएगा आपको इलेबोरेट करना। मैम फिर मैं दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये। चलें ठीक है, आप मुझे दोबारा कर दीजिएगा तो मैं आपको फौरन इस क्लास के बाद एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके थैंक ठीक है, ओके बेटा। हाँ जी, इसके अलावा बेटे चलें जनाब। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बेटे आप लोगों से पहले भी बात हुई थी, मैं सपोज कर रही हूँ अगेन कि आप लोगों के सामने क्वेश्चंस होंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 प्राचा एंटरप्राइजेस से रेलेवेंट हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। काफी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आपके लेवल के हिसाब से, काफी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस कर ली हुई है। अब चलते हैं इसी चीज को आगे कैरी ऑन करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 निकालिएगा, आरिश एंटरप्राइजेस से रेलेवेंट, उसकी ट्रांजैक्शंस को भी अकाउंट फॉर करते हैं। मैं स्टार्ट करी हूँ बेटे। Following information pertains to Arish Enterprises for the month of August 2016. जनाब ये कहते हैं इसमें भी आपने यही करना है, काउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट्स भी बताने, उनकी रिक्वायरमेंट तो एक ही है हर क्वेश्चन में इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट्स बताने। लेकिन मैं साथ साथ आपको डेबिट क्रेडिट भी आइडेंटिफाई करवा रही हूँ और उसको इक्वेट करवा रही हूँ, वो हमें हेल्प करेगा नेक्स्ट चैप्टर, तो इसलिए साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी हम करें। तो इसमें भी वही रिक्वायरमेंट होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी करना और डेबिट क्रेडिट में हम बात भी करेंगे। तो जनाब पहली ट्रांजैक्शन क्या है? पहली ट्रांजैक्शन ये है कि गुड्स परचेज की हैं ऑन क्रेडिट फॉर ₹8,42,000 वर रिटर्न टू सप्लायर। चलें जनाब, खरीदी हुई चीजें वापस कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम पहले क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को परचेज करते हैं फिर वापस करते हैं, रिवर्स ट्रांजैक्शन, वो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। जनाब गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार चीजें खरीदी जनाब। ओके जी, गुड्स हमारी इन्वेंट्री का पार्ट, परचेज की हैं उसका बैलेंस बड़ा होगा। अब कितने में परचेज की हैं जनाब? हमने परचेज की सपोज 100, चलें सपोज क्यों करना, हम अमाउंट सेम ले लेते हैं। सपोज 8,42,000 की ही परचेज की थी, वही वापस कर देंगे।
8,42,000 कॉस्ट की इन्वेंट्री हमने जब परचेज की होगी बेटे, उसके इफेक्ट्स क्या दिए होंगे? हमने उनके इफेक्ट्स दिए होंगे 8,42,000 से इन्वेंट्री परचेज की, उसका बैलेंस बड़ा होगा। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा बेटे? इन्वेंट्री खरीदी लेकिन उधार खरीदी, पैसे नहीं दिए। अगर पैसे दे दिए होते तो कैश का बैलेंस कम होता है, ये उसका दूसरा इफेक्ट हो जाता है। इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ा, 8,42,000 से इन्वेंट्री को बढ़ा दिया। कैश पे किया होता तो ये उसका दूसरा इफेक्ट होना था, हमने कैश को 8,42,000 से डिक्रीज कर देना था, लेकिन हमने तो उधार खरीदा। अब जब हम ऑन अकाउंट गुड्स परचेज करते हैं, चीज ले ली, पैसे नहीं दिए, पैसे देने हैं, तो बेटे यहाँ पे देखो आपकी लायबिलिटी रेज हो गई। फिर से देखो मैं बताती हूँ, गुड्स परचेज किए, चीज ले ली, पैसे नहीं दिए, पैसे देने हैं, आपकी लायबिलिटी रेज हो गई। और परचेजेस के केस में जो लायबिलिटी रेज होती है, उस लायबिलिटी को हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं या फिर अकाउंट्स पेएबल बोलते हैं। अकाउंट्स पेएबल बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स के बारे में हमने पढ़ा। क्रेडिटर्स क्या हैं? वो आपके क्रेडिट सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स कौन होते हैं? जिनसे हम चीज खरीदते हैं और उधार पे खरीदते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है ऑन अकाउंट, उधार खरीदना। तो भाई ये आपके क्रेडिट सप्लायर हैं, ये वो भाई साहब हैं जिनसे आपने उधार चीजें खरीदी हैं, अब आपने उनको पेमेंट करना है, क्योंकि चीज खरीद दी, अब लायबिलिटी आपकी रेस हो गई। और लायबिलिटी जो रेस होगी इस सिचुएशन में, हमने यहाँ पे उसको नाम दिया है क्रेडिटर्स का, या फिर उनके लिए बुक्स में जो अकाउंट ओपन किया जाता है बेटे उसे कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। तो जब चीज खरीदी होगी तो पैसे नहीं दिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि पैसे देने हैं, मेरी लायबिलिटी रेस हो गई, इंक्रीज हो गई 8,42,000 से। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वेट हो गई, इक्वल हो गई। एसेट्स भी 8,42,000 से बढ़ गए और आपके क्रेडिटर्स जो कि लायबिलिटीज हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी तरफ भी 8,42,000 से आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। डेबिट क्रेडिट में बात करें, इन्वेंट्री एसेट्स हैं, एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है तो बेटे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लायबिलिटी बढ़ रही है, कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर्स की लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो देखो बेटे उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों मिल गए हमें इक्वल अमाउंट के। ये क्या है जनाब? लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी याद है आपको, दो तरह की पड़ी हुई थी, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। ये कौन सी लायबिलिटीज होती है? करंट लायबिलिटीज। तो ये जनाब हमारी करंट लायबिलिटी। अब जब रिटर्न करेंगे तो इसके फैक्ट्स को रिवर्स कर देंगे। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, तो जब हम वापस करेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे। चीजें जा रही हैं, इन्वेंट्री का बैलेंस क्या हो रहा है जनाब? इन्वेंट्री का बैलेंस हमारा कम हो रहा है। कितने से? जितने कॉस्ट की चीजें जा रही हैं जनाब। 8,42,000 कॉस्ट की चीजें खरीदी थी, वो ही वापस कर रहे हैं, तो 8,42,000 से मेरा इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है? जब चीज खरीदी थी तो पैसे देने हैं, तो हमने लायबिलिटी को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। अब जब खरीदी हुई चीज वापस कर दी, अब तो पैसे नहीं देने, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो कौन सी लायबिलिटी डिक्रीज हुई? जिसको हमने टाइटल क्या दिया है? अकाउंट्स पेएबल का। ये मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और अमाउंट है 8,42,000। तो जनाब एसेट भी हमारा डिक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी हमारी डिक्रीज हो गई। अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन हमारी बैलेंस है। डेबिट क्रेडिट को आइडेंटिफाई करें तो बेटे इन्वेंट्री आपका एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो जनाब डेबिट क्रेडिट रूल ने हमें क्या सिखाया? एसेट्स डिक्रीज हो तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। अकाउंट्स पेबल की लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, तो बेटे लायबिलिटी जब डिक्रीज हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट।
हाँ जी बेटे, यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप में से किसी स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन नहीं है तो बेटे कल के लेक्चर से पहले ये क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा। ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स भी लेकर आऊंगी, उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक अल्लाह हाफिज।